नमस्कार साथियों, मैं ओनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। साथियों, हम लोगों की जो उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा होती है उसमें दो पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जीएस का होता है जो जिससे आपकी मेरिट बनती है। उसी में दूसरा पेपर जो होता है यानी पेपर सेकंड होता है वो आपके सी सेट का होता है। और इस सी सेट में आपके जो पोर्शन होते हैं यानी कि 4 विषय वस्तु पूछे जाते हैं, उन चारों की बात हम करेंगे यदि तो आपके क्या है, इन चारों में देखिए आपके कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन रहते हैं यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, गणित के प्रश्न होंगे, उसके बाद आपका पहले नंबर पर गणित, फिर उसके बाद रीजनिंग है, फिर निर्णय क्षमता होता है और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या होता है तो आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है। इसी में से जो आपका दो टॉपिक है, कौन कौन सी, यानी दो जो विषय वस्तु है मैथ और रीजनिंग वाला, इस मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन में हम ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक में क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है या उसकी तैयारी कैसे करना है, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं साथियों। आप सभी को पता है साथियों कि जो पेपर सेकंड होता है आपका, इस पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं आपके? 100 क्वेश्चन होते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस में से आपको जब तक आपके 33% क्वेश्चन सही नहीं होंगे तब तक जो आपका पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट की कॉपी चेक नहीं होनी। यानी कि जो आपकी मेरिट बननी है उस मेरिट बनती है किस पेपर की, तो पेपर फर्स्ट की बनती है। लेकिन जो आपका पेपर सेकंड होता है वो पेपर सेकंड किसका काम करता है, तो वो काम करता है क्वालिफाइंग का। यानी आप जब इसमें 33% नंबर ले आएंगे तो फिर आपकी इसकी कॉपी चेक होगी। और यदि आप इसमें 33% मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो आपकी पेपर फर्स्ट में आपका कितना अच्छा पेपर गया है या कितने अधिकतम क्वेश्चन सही है उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा ये जो वाला पोर्शन है पेपर सेकंड वाला, इसमें हम कैसे क्वालिफाई हो, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनके पेपर फर्स्ट में तो बहुत अच्छे नंबर रहते हैं, यानी पेपर जो फर्स्ट है उसमें वो क्वालिफाइंग से भी अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति ये होती है कि जो पेपर सेकंड में उनको 33% नंबर चाहिए वो नहीं ला पाते हैं। इस वजह से वो प्री से बाहर हो जाते हैं। अर्थात जिसमें आपने फर्स्ट पेपर तैयार कर लिया यानी आपकी जीएस पूरी तैयार है, आपका जीएस का पेपर अच्छा गया, लेकिन आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं हुए, जिस वजह से आप क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसी को लेकर के हम आज आपका देखेंगे कि जो आपका पेपर सेकंड में मैथ वाला पोर्शन है उस मैथ वाले पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, किस वर्ष कितने प्रश्न आए हैं, अधिकतम किस वर्ष में आए हैं, औसतन कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहां आप किस चैप्टर की ज्यादा तैयारी करना है, किसकी कम करना है, ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं साथियों सिलेबस। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए साथियों, जो आपका गणित वाला विषय है यानी कि गणित में कुल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो कुल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी पीसीएस जी पेपर सेकंड के लिए आपको कुल कितने चैप्टर तैयार करने होंगे? 15। क्या इन 15 में से सभी से प्रश्न आते हैं? नहीं, इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें संभावना होती है कि किसी वर्ष प्रश्न पूछा गया है, किसी वर्ष प्रश्न नहीं पूछा गया। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें प्रतिवर्ष प्रश्न पूछा जाता है और कभी कभी तो 3-3, 4-4 प्रश्न एक चैप्टर से आते हैं। उन्हीं में हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, तो संख्या पद्धति है। दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, तो लासा मासा है। तीसरा चैप्टर है आपका औसत। देखिए ये तीनों चैप्टर जो है आपके, ये बेसिक मैथ में हो गए। ये आपके कौन से हो गए, तो ये हमारे बेसिक मैथ के चैप्टर हो गए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो 3 चैप्टर आपके परसेंटेज से रिलेटेड हैं। 3 चैप्टर आपके किससे संबंधित है, तो प्रतिशत से संबंधित है। कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका परसेंटेज यानी प्रतिशतता, दूसरा है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट यानी लाभ हानि और उसी में बट्टाई जिसे हम छूट भी कहते हैं, उस टॉपिक की, यानी वो चैप्टर हो गया। छठवां चैप्टर है आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सी ब्याज, इसमें दोनों ब्याज की बात होती है। कौन कौन सी, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये छठवां चैप्टर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका 7वां चैप्टर है वो है आपका अनुपात समानुपात, यानी 7वें चैप्टर में क्या है आपका, अनुपात समानुपात है। 8वां चैप्टर आपका कौन सा है, तो 8वां चैप्टर आपका वर्क एंड टाइम यानी कार्य एवं समय है। इन दोनों चैप्टर को ये भी कहा जाता है कि ये एक एक नियम वाले, ये कौन से हैं, ये एक एक नियम वाले चैप्टर हैं। उसके बाद आप 9वें चैप्टर में आएंगे तो आपको चाल, समय और दूरी मिल जाएगी। फिर उसके बाद 10वें चैप्टर में आएंगे तो आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित मिल जाएगी। 11वें चैप्टर में आपको ज्यामिति मिल जाएगी। 12वें चैप्टर में आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति मिल जाएगी। 13वें में आपको
सांख्यिकी मिल जाएगी, और 14वां जो चैप्टर है वो आपकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता हो जाएगी। अब साथियों जब आप ये चैप्टर ऊपर वाले पढ़ लेंगे तो जो अंतिम चैप्टर आपका दिख रहा है कौन सा, 15वां चैप्टर डीआई वाला, उस डीआई वाले चैप्टर का कोई अलग से नियम नहीं या उसके कोई नियम फार्मूले नहीं है। वो आपका कौन कौन से उसमें चैप्टर होता है, तो उसमें परसेंटेज हो जाएगा, उसमें आपका औसत हो जाएगा, इन सब से मिलाकर के क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें कितनी चीजें आती हैं, तो देखिए इसमें टेबल में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसमें बार के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसमें ग्राफ के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या इसमें पाई चार्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यानी आपका जो ये पोर्शन है मैथ वाला, मैथ का 15वां चैप्टर है, इस 15वें चैप्टर के अंतर्गत 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 4 चीजें कौन कौन सी हैं, तो या तो आपका टेबल के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका बार के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर वो ग्राफ के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन आपका पाई चार्ट के रूप में पूछ लिया जाएगा। तो साथियों ये तो हो गया हमारा क्या, ये हमारा विषय वस्तु हो गई। किस विषय की, हमारे गणित विषय की। यानी गणित में हमें कुल 15 चैप्टर देखना है। 15 में से हम ज्यादा जिनमें फोकस करेंगे उन चैप्टरों की भी अभी बात करेंगे, और हम देखेंगे कि पिछले वर्षों का जो एनालिसिस है कि किस वर्ष में कितने प्रश्न आए हैं उनकी भी बात करते हैं। देखिए आगे साथियों हम देखते हैं कि आपका महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, यानी आपके मैथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है उनकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर है, तो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें औसतन आपके कम से कम 2 से 3 सवाल मिनिमम आने हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम मिनिमम की कर रहे हैं कि कम से कम इसमें 2 से 3 सवाल तो आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अगला दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, लासा मासा यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चैप्टर से आपके जो सवाल पूछने की प्रायिकता होती है वो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो हर वर्ष पूछता ही पूछता है। यानी यदि नहीं अधिक पूछ रहा है तब भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो तीसरा चैप्टर हमारा कौन सा हो जाता है, औसत हो जाता है। यहां भी वही स्थिति है जो एलसीएम और एचसीएफ वाली होती है कि लगभग आपके यहां से कम कितने क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। फिर अगला चैप्टर आपका वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में भी यही स्थिति है कि यहां से 2 या 3 कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपका 1 या 2। तो एवरेज यदि बात करेंगे तो यहां से भी कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। अगला चैप्टर आपका परसेंटेज। परसेंटेज से भी आपकी वही स्थिति आती है कि यहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है लाभ हानि। लाभ हानि में आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे यानी पुराने सालों के पेपर देखेंगे जो सीसेट वाले हैं, वहां आप देखेंगे कि कम से कम आपके यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगभग हर साल देखने को मिलते हैं। तो यहां देखिए हमने 6 चैप्टर देखा, कुछ चैप्टर आपके आगे और हैं उनको भी देखते हैं। 3 चैप्टर आपके और बच रहे हैं, कौन कौन सा, तो 7वें नंबर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद आपका बीज गणित, और बीज गणित के बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होगा आपका कि आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पीछे चैप्टर आप पढ़ चुके, कौन सा, औसत वाला पढ़ लिए, औसत के बाद आपने क्या पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज, इन सब से जो रिलेटेड चैप्टर है डीआई वो भी आपका यहां से पूछा जाता है। तो इनमें सभी में जैसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, बीज गणित से भी आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। डीआई से, अब डीआई में बेनिफिट क्या है, यदि एक पाई चार्ट उसने पूछ लिया तो कम से कम उससे 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। तो यदि आपका एक डीआई का कोई पूछ ले, या पाई चार्ट पूछ ले, या टेबल पूछ लिया, या ग्राफ पूछ लिया, या बार पूछ लिया, कुछ भी यदि उसने पूछा तो कम से कम यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो यदि मैं औसतन बात करूं साथियों, तो आपके जो औसतन प्रति वर्ष मैथ के क्वेश्चन इन 8 से 9 चैप्टरों की हमने जो बात किया, इन 8 से 9 चैप्टरों में आपके लगभग 30 क्वेश्चन बनते हैं। औसतन हम बात कर रहे हैं कि लगभग प्रति वर्ष जो आपके क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, उनमें कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 28-30 ऐसे कुछ रेशियो रहता है इसका। अब हम बात करेंगे कि आपके किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और उसको हम देखते हैं। देखिए साथियों, जो ये हमारा एनालिसिस है ये कब से कब तक का है, तो ये आपका 2014 से लेकर के कब तक का है, तो 2025 तक का है। यानी ये आपका लगभग ये जो 12 वर्षों में है, इन 12 वर्षों में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस किस टॉपिक के पूछे गए और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हमने सारा का सारा
एनालिसिस किया हुआ। आपका 2014 में कितने क्वेश्चन हैं, तो आप कहेंगे 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन आए। फिर आप 2015 में जाएंगे तो आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2016 में कितने क्वेश्चन है, तो 2016 में आपके 31 क्वेश्चन है। 2000 आपके 17 में कितने क्वेश्चन है, आपके 28 हैं। 2018 में आपके कितने क्वेश्चन है, तो आपके सिर्फ 18 ही क्वेश्चन है। यानी कि ये एक ऐसा वर्ष है जो आपके बहुत कम मैथ के प्रश्न पूछे गए। 2018 में आपके मैथ के प्रश्न क्या हैं, सबसे कम पूछे गए। उसके बाद आपका 2019 में फिर 32 क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आप देख रहे हैं कि 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन हैं आपके, तो 42 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं, 42 है, जो कि पिछले 12 वर्षों में से सर्वाधिक है। उसके बाद आप देखेंगे तो 2021 में 33 क्वेश्चन, 2022 में 25 क्वेश्चन, 2023 में आपके 37 क्वेश्चन, 2024 में आपके 23 क्वेश्चन, फिर 2025 में आपके कितने क्वेश्चन हैं, 34 क्वेश्चन हैं। अब इन सबको यदि हम इनका डाटा देखेंगे तो देखिए एक चीज यहां निकल के आ रही है कि कुल कितने 12 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो 353। कितने कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 353 12 वर्षों का। तो यदि मैं औसतन बात करूंगा तो प्रति वर्ष कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, यानी औसतन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि औसतन हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं प्रति वर्ष में, 30 क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है। अब देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये पेपर आपका क्या है, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग। कैसा पेपर है ये आपका, क्वालिफाइंग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, तो आप कहेंगे सर 33%। 33% का मतलब हुआ सिर्फ आपको 33 क्वेश्चन चाहिए। अब यदि इस 33 में से आपके मैथ के क्वेश्चन हमने कह दिया कि लगभग कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैथ के हैं। अब इन मैथ में हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रत्येक सारे के सारे 30 सही हो जाएंगे, पर एक औसतन हम लेके चलते हैं कि कम से कम आप 25 क्वेश्चन इनको सही करिए। यदि आप 25 सही कर रहे हैं तो जो आपका दूसरा पोर्शन है यानी रीजनिंग वाला है, उस रीजनिंग वाले में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 15 से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। ये समझिएगा साथियों, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हैं, तो यहाँ आपके 15 से 20 क्वेश्चन है। अब आपको चाहिए कितने, आप 25 यहां सही कर चुके हैं। अब आपको चाहिए कुल कितने प्रश्न, आपको चाहिए 33। आप 25 यदि मैथ वाले पोर्शन से सही कर रहे हैं तो क्या आप यहां से 8-10 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे। यदि यहां से 15 क्वेश्चन भी कम से कम हम कह रहे हैं पूछे जा रहे हैं, तो यहां से आपके यदि 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो जो आपका ये क्वालिफाइंग वाला मामला था, यानी जो आपको क्वालिफाई करना है, तो यहाँ कुल आपके कितने हो गए, तो आप कहेंगे 25 + 10 यानी 35 क्वेश्चन। और आपको क्वालिफाई होने के लिए कितने चाहिए, तो आपको क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ चाहिए कितने, 33 क्वेश्चन। तो जो हमारी रणनीति होगी खास करके सी सेट के लिए, वो ये होगी कि हम सबसे ज्यादा जो फोकस करेंगे वो किन दो पोर्शन में फोकस करेंगे, तो हम दो पोर्शन हमारे होंगे मैथ और दूसरा कौन सा होगा, रीजनिंग। इन दोनों में हमें टारगेट ये करना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि मैं एक औसत बात करूं कि दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। अब उन 45 से 50 के क्वेश्चनों को हमें पहुंचना कितना है, 35+। कितने क्वेश्चन पहुंचना है, 35+। इस 35+ में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपके पास बेहतर रणनीति होना चाहिए, फिर आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए, फिर सिलेबस के साथ साथ आपके पास पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट, यानी कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दूसरा उसको कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, यानी उसको मिनिमम, जिसे हम लोग बोलचाल में ट्रिक कहते हैं, वो दोनों चीजें होना चाहिए। तो जो हमारी तैयारी होगी वो तैयारी ये होगी कि हम किस, देखिए वही चीज लिखी हुई है यहाँ, क्या, तैयारी की रणनीति। तो तैयारी की रणनीति के लिए हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट तैयार करने होंगे। कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज और चैप्टर के साथ में टॉपिक वाइज काम करेंगे। यानी हमने सिंपल से, यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको पहला चैप्टर यदि पढ़ाया कि संख्या पद्धति, अब इस संख्या पद्धति में जितने भी टॉपिक होंगे या जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम उन सभी की क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, यानी इकाई का अंक भी पढ़ेंगे। इसमें जब हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बस नहीं पढ़ेंगे, यहां कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या किया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी।
और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपके डाउट हैं या जो आपके प्रश्न ना आने की स्थिति है वो क्या हो जाएगी, वो बदलेगी। धीरे धीरे हम और आप जब मिल करके प्रयास करेंगे तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें क्या होगा, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आप बड़े आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर है साथियों। उसके बाद देखिए कुछ चीजें आपको परीक्षा से पहले ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? देखिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या है? हाई यील्ड टॉपिक। उनमें से सबसे पहले देखिए वही लिखा हुआ, कौन सा चैप्टर आपका? तो नंबर सिस्टम। सबसे पहले आपको कौन सा फोकस करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा किसमें? नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम के बाद दूसरे नंबर पे क्या है आपका? एवरेज। दूसरे नंबर पे कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका? एवरेज। वही हमने इंपॉर्टेंट में भी नोटिस किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो अगला चैप्टर है परसेंटेज, फिर उसके बाद है वर्क एंड टाइम, फिर क्या है? डीआई। विशेष पकड़ बनाए, इनसे प्रतिवर्ष अधिकतम प्रश्न आते हैं। यानी आप कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिन पे आप क्या करें? ज्यादा समय दें, ज्यादा अभ्यास करें और उनके कॉन्सेप्ट विधिवत तरीके से तैयार करें। तो एक बेनिफिट यह मिलेगा कि यहां से यदि प्रश्न आ रहा है तो आपका गलत नहीं होगा, और यदि यहां से प्रश्न सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्या है। आपको इसमें कितना चाहिए? सिर्फ 33%। हमने थोड़ी देर पहले बताया कितना चाहिए आपको? 33%। 33% का मतलब आप क्या है? 66 नंबर। क्योंकि आपको पता है कि सी सेट में एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो आपको यहां से सी सेट केवल क्वालिफाइंग है, 33% अंक गणित और रीजनिंग के बल पर आसानी से 66 प्लस सुरक्षित अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि यदि आपको 33% अंक आपको इसमें प्राप्त करना है तो आपको गणित के साथ साथ कौन सा दूसरा विषय जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको रीजनिंग, यानी इन दोनों को तैयार करना पड़ेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। यानी आपको कौन सी प्रैक्टिस करना है? तो प्रैक्टिस करना है जो पिछले सालों के पेपर है। अब पिछले सालों में पेपर उसने संपोज करिए, उसने दे दिया किससे? इकाई के अंक से। किससे दे दिया? इकाई के अंक से। ये आपका नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। अब यदि उसने इकाई के अंक से प्रश्न दिया है तो उसने कोई प्रश्न लिख करके दिया या कोई भी संख्या दे दी, अब हम इसमें जो भी दूसरे टाइप के प्रश्न बन जाएंगे, यानी इकाई के अंक से जितने तरह के प्रश्न बन जाएंगे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सभी की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। यहां दिया हुआ है कि 2014 से लेकर के 2025 तक 12 वर्षों के विगत प्रश्नों के पीवाईक्यूज को नियमित अभ्यास करें, जिससे आपकी गति और सटीकता क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। यानी यहां चीजें आपको इतनी ध्यान देना है कि जब आपके क्या हो जाए? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको अधिकतम प्रैक्टिस करनी है, और जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका क्या होगा? उतना ही आपके डाउट जो हैं या छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं या जो कैलकुलेशन में एरर होती हैं वो सब धीरे धीरे क्या होंगी? आपकी कम होती जाएंगी। ये आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आपका यहाँ सिलेबस हमने पूरा देख ही लिया मैथ का, कि आपका मैथ में क्या है, एनालिसिस क्या है इसका, किस वर्ष में कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको ये देखना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपका क्या है? ये मिनिमम है और ये आपका क्या है? मैक्सिमम है। यानी मिनिमम कितने प्रश्न आए थे? तो 2018 में सिर्फ 18 प्रश्न आए हैं। उसके बाद मैक्सिमम 2020 में अधिकतम कितने प्रश्न आए हैं? तो 42 प्रश्न आए हैं। ये क्लियर है साथियों। उसके बाद मैंने आपको पूरे चैप्टर भी बताए कि कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, यानी आपको जिनमें अधिक समय देना है या अधिक मेहनत करना है जिन चैप्टरों में, मैंने उनकी भी चर्चा किया। यहाँ आपका देखा गया कि पूरे गणित का जो सिलेबस है, यानी गणित की तैयारी। अब बात आती है कि गणित में तैयारी कैसे करनी। देखिए अब हम बात करते हैं कि गणित की जो तैयारी हो कैसे करनी है। तो गणित में आप चैप्टर वाइज हम तैयारी करेंगे। चैप्टर वाइज का मतलब क्या हुआ? हम सबसे पहले शुरू करेंगे किससे? तो सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। हम नंबर सिस्टम पहले पूरे पढ़ेंगे, इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब इसके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस के बाद फिर हम अगले चैप्टर में जाएंगे। यानी एक बड़ा सिंपल सा फंडा होगा। सिंपल ये होगा, फंडा हमारा ये रहेगा, ये हमारा तरीका रहेगा कि हम करेंगे ये। सबसे पहले आप चैप्टर उठाइए, चैप्टर में क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट के बाद उनमें प्रैक्टिस करना चालू करें। प्रैक्टिस हमें कहां से करना है? तो कुछ तो प्रैक्टिस हम यहाँ आपको स्वयं करवाएंगे। उसके बाद आपके पिछले 12 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए उनको, उसके बाद आपको और भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अधिकतम हो पाएगी। क्लियर है साथियों। उसके बाद आपका दूसरा जो पोर्शन है वो कौन सा है? रीजनिंग वाला है। दूसरा कौन सा है? रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी जो हम लोग गणित में तरीका अपनाएंगे, सेम उसी तरीके से रीजनिंग में भी चलेंगे।
रीजनिंग में भी लगभग पूछे तो आपके आते तो इसमें क्या है, लगभग 13 से 14 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं रीजनिंग में? लगभग 13 से 14 चैप्टर आते हैं, लेकिन उनमें से हमें जो मेहनत करनी होती है वो लगभग 7 से 8 चैप्टर में ही करनी। यदि हम 7 से 8 चैप्टर में मेहनत कर लेंगे तो हमारा रीजनिंग में भी जो नंबर है वो बेहतर आ जाएंगे। उनमें से जैसे आपका क्या हो जाएगा, तो पहला कोडिंग डिकोडिंग, एक चैप्टर होता है, कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद आप इसी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सीरीज यानी श्रेणी। और आपके रीजनिंग में श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक आपकी अल्फाबेट होती है और दूसरी क्या होती है, नंबर्स की होती है। अर्थात एक आपके लेटर्स की, अक्षर की होती है, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं उनकी होती है, और दूसरी किसकी होती है, तो दूसरी हमारी संख्याओं की होती है। तो आप कह देंगे एक वर्णमाला हो गई, कौन सी हो गई आपकी, एक वर्णमाला हो गई, और दूसरी कौन सी होती, तो दूसरी हमारी संख्या की होती। उसके बाद आप अगला इसमें चैप्टर देखेंगे तो आपको कैलेंडर मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएगा, पजल मिल जाएगा, उसके बाद सादृश्यता मिल जाएगी, उस सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी। यानी इसके कुछ महत्वपूर्ण यदि चैप्टरों की बात करूंगा तो कुल कितने चैप्टर होते हैं इसमें महत्वपूर्ण, तो इसमें कुल मिलाकर के आपको 8 या 10 चैप्टर लगभग पढ़ने होंगे। यहां तक क्लियर है साथियों? यानी कि जो हमारी चीजें हमको तैयार करना है, अपना पेपर सेकंड तैयार करना है, वो विशेष फोकस किस में होगा, तो हमारा विशेष फोकस होगा मैथ और रीजनिंग में। यानी हम एक टारगेट ये बनाएंगे या डिसाइड करेंगे कि इस टारगेट के तहत, अर्थात किसके, हमारी क्लास में जो फोकस होगा वो मैथ और रीजनिंग में होगा, पेपर सेकंड के लिए होगा, जो क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।